जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सेठाणम, नमो आयरियाणम, नमो अछायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंचणमुकारो सव पाव प्रणाशनो, मंगलारं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है द्रव्य गुण पर्याय, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल एक चैप्टर है जैन जैन मेटाफिजिक्स का, या जैन दर्शन में जो तत्व की तत्व मीमांसा, इसको हिंदी में तत्व मीमांसा भी कहते हैं। जैन दर्शन की इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन का वर्ल्ड व्यू क्या है, जैन दर्शन की साइंस क्या है। तो ये जैसे हम हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैन दर्शन में चार अनुयोग होते हैं। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैन दर्शन में चार अनुयोग, जो चार अनुयोगों के नाम हैं प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। फिर आज रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जब तक कुछ और लोग जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाते हैं तब तक के लिए। क्या क्या ये चार अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग मतलब स्टोरीज, जो जैन दर्शन की स्टोरीज हैं महापुरुषों की, और 63 सलाका पुरुष जिनको कहते हैं, उनकी कहानियां, उनके पूर्व के भविष्य, पूर्व के भव, और फिर उसके बाद जिस भव में वो भगवान बने या आगे बनने वाले हैं, उन सारे भवों की चर्चा जिस अनुयोग में होती है उसको हम प्रथमानुयोग कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अनुयोग है चरणानुयोग। चरणानुयोग मतलब चरण मतलब होता है आचरण या कि बिहेवियर। तो जिस अनुयोग में, जिन बुक्स में जैन लोगों को क्या बिहेवियर करना चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसको हम चरणानुयोग का चरणानुयोग कहते हैं, जैसे रत्नगण श्रावकाचार आदि। फिर तीसरा है कर्णानुयोग। कर्ण मतलब होता है मैथ्स। तो जिस अनुयोग में जैन दर्शन की मैथ्स है, मैथ्स मतलब क्या, मैथ्स में आता है इस पूरा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ व्हाट, कैलकुलेशंस कि ये विश्व कैसा है, इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, इसका आयतन कितना, वॉल्यूम कितना, है ना, और फिर इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, हर एक चीज के डायमेंशंस वगैरह, वो पूरे विश्व के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारा कर्णानी का विषय है। और कर्णानी का दूसरा विषय है कर्म, कर्म की फिलॉसफी। जैन दर्शन में कर्म की फिलॉसफी बहुत ही ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है जैन दर्शन का। सारे धर्मों में कर्म के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, खासतौर पे इंडियन फिलॉसफीज में, जैसे बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, सारे इन धर्मों में भी कर्म के बारे में कहा कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, कर्म, है ना। तो लेकिन जैन दर्शन का जो कर्म का सिद्धांत है कि जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म, 148 प्रकृतियां, उन कर्मों के 10 प्रकार के वो होते हैं, क्या कहते हैं, 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। और उन अवस्थाओं में कैसे कैसे ये जीव कर्मों से बंधा है, कैसे ये कर्मों से मुक्त हो सकता है, इस पूरी चीज का जो व्याख्यान है कर्म का पूरा, वो है कर्णानी योग का विषय। तो कर्णानी योग में दो चीजें कवर होती हैं, एक ये विश्व या संसार, इस संसार की क्या क्या स्थिति है, वो उसका क्या नाप है, क्या आयतन है, ये सारी चीजें कर्णानी योग का विषय है। और दूसरा है कर्मों की स्थिति, कर्मों के बारे में। तो संसार और कर्मों के बारे में जिस अनुयोग में या जिन किताबों में हमें पढ़ने मिलता है वो कर्णानी योग की किताबें होती हैं। और चौथा है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग मतलब हिंदी में, इंग्लिश में कह रहे हैं हम इसी को मेटाफिजिक्स, यानी कि जैन दर्शन
इस संसार का क्या क्या स्वरूप मानता है, जैन दर्शन क्या क्या बोलता है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, इस यूनिवर्स के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किन किन चीजों से मिलके ये यूनिवर्स बना हुआ है। और वो कंस्टिट्यूएंट्स उनको द्रव्य कहते हैं। तो हमारे जैन दर्शन में द्रव्यानुग कहता है 6 द्रव्य होते हैं। फिर वो 6 द्रव्य आपस में कैसे मिलते हैं, कब से मिले हुए हैं, किसने इस संसार की रचना करी, कैसे उसमें हम जो हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है इस संसार में, हमारा क्या इम्पोर्टेंस है इस संसार में, और फिर हमारी अभी प्रेजेंट में क्या अवस्था है। अभी हम जीव द्रव्य हैं, जीव तत्व हैं। वो जीव द्रव्य जीव तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, इन सब चीजों का डिस्कशन द्रव्यानुग में मिलता है। तो द्रव्यानुग बेसिकली वो फिलॉसफी है जो आपको ये बताती है कि जीव संसार में दुखी है, और वो संसार में दुख का कारण ये है, और उस दुख के कारण से निकल के हम जीव सुखी कैसे हो सकता है, मोक्ष कैसे जा सकता है। तो वो पूरा रास्ता डिस्क्राइब करने का जो जो काम दिया गया है, वो रास्ता डिस्क्राइब करने का काम है द्रव्यानुग का, एट अ मेटाफिजिकल लेवल। जब ये जीव दुखी है और दुख से निकल के मोक्ष जाने का जो रास्ता है, उसमें बिहेवियर में क्या चेंजेस करने हैं, उसको आचरण उसको कैसा करना चाहिए, वो चरणानुयोग का विषय था, जो कि दूसरा अनुयोग है। तो इस तरीके से अनुयोगों का डिफरेंशिएशन हमें समझना चाहिए। तो ये सारा हम फिर से ये रिवीजन क्यों किया, उसका पर्पस ये है कि आज का जो ये चैप्टर है द्रव्य गुण पर्याय, ये द्रव्यानुयोग जो चौथा अनुयोग है उसका बहुत ही बेसिक है। इसके पहले एक और बहुत कॉन्सेप्चुअल और बेसिक हमने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था जीव अजीव। वो जीव अजीव चैप्टर भी द्रव्यानुयोग का एक एबीसीडी चैप्टर था, और ये द्रव्य गुण पर्याय भी द्रव्यानुयोग का एबीसीडी, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में हम द्रव्य की, नाम से ही समझ में आ रहा है कि द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ईंटों पे ईंट रख के, और एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया सीमेंट, एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया सरिया या स्टील। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके एक बिल्डिंग बनाई जाती है। इसी प्रकार से ये यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है, उसके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने कहा सब्सटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्य। तो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से हमारे द्रव्यानुयोग के कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, और आगे हम समझ पाएंगे कि हम एक्चुअली हमारी अभी कंडीशन क्या है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो आज का इसी नोट पे आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला, विश्व किसे कहते हैं, है ना। तो विश्व, हाँ, विश्व किसे कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन आएगी, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको। मतलब जब मैं ये डेफिनेशन हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो ये सारी डेफिनेशन द्रव्य की, गुण की और पर्याय की हमें समझ में भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद इनको याद करने की कोशिश भी कीजिए। अभी पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है एक्चुअली। तो विश्व किसे कहते हैं, विश्व तो पहली डेफिनेशन है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो गई, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। देर आर 6 सब्सटेंसेस इन टोटल, एंड द कॉम्बिनेशन और कल्मिनेशन और एसोसिएशन, जहां पे 6 ये द्रव्य सब्सटेंसेस अब एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, उस एसोसिएशन का नाम ही ये विश्व है। विश्व को आप दूसरे टर्म्स में क्या कह सकते हो, यूनिवर्स, है ना। हमारे यहाँ पे, अच्छा एक और डिस्टिंक्शन अभी करते हैं। ये द्रव्य विश्व की डेफिनेशन से पहले दो वर्ड्स बहुत जैसे हम कहते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। एक होता है विश्व, एक होता है संसार, है ना। तो विश्व कहो या लोक कहो, विश्व लोक संसार, ये 3 टर्म्स हैं, जिसमें से विश्व कहो या लोक कहो एक ही बात है, और संसार अलग है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कि जब हम विश्व कहते हैं, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो जब हम इसको विश्व कहते हैं, विश्व मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स या लोक। और जब हम बोलेंगे संसार, संसार का मतलब है वर्ल्ड। तो लोक क्या है या यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में तो व्हाट वी इंग्लिश में अगर सिंपली समझेंगे, यूनिवर्स में जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। यूनिवर्स में इतने सारे ये गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर में सन है,
और सन के पास में हर एक सन का एक सोलर सिस्टम होता है, उस सोलर सिस्टम में एक अर्थ नाम का प्लेनेट है, मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं जो अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं। इस तरीके से यूनिवर्स की पूरी डेफिनेशन देते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना। और उसके बाद वर्ल्ड, अच्छा ये तो ये होगी यूनिवर्स की डेफिनेशन। और वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ल्ड क्या है। वर्ल्ड हैज चेंज्ड वेरी मच। पहले वर्ल्ड कैसा था, वर्ल्ड वाज प्रिमिटिव। यहाँ पे एक दूसरे देशों से आपस में लोगों का संबंध नहीं हुआ करता था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, दैट वाज द वर्ल्ड। आज वर्ल्ड कैसा है, आज वर्ल्ड बहुत इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे से मिनट सेकंड्स में कनेक्टिविटी हो सकती है। हम आवर्स में एक दूसरे की जगह पहुंच सकते हैं। एयरप्लेन कनेक्टिविटी है, फ्लाइट कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशंस की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जब हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हाउ वी आर लिविंग, या वर्ल्ड जो टेम्परेरी चीजें जो चेंज होती हैं यूनिवर्स में, दैट वी टर्म एज वर्ल्ड। यही डिफरेंस आता है संसार में और विश्व में। तो संसार, विश्व मतलब यूनिवर्स, जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। की स्टैटिक कंपोनेंट्स में जैसे हमने बात करी, प्लैनेट्स हैं, सन है, एक दूसरे ये रिवॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके से जो यूनिवर्स की डेफिनेशन स्टैटिक डेफिनेशन है जो चेंज नहीं होती है, इसी प्रकार से विश्व को डिफाइन कर रहे हैं। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सिक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट एसोसिएशन ऑफ दी सिक्स सब्सटेंसेस इज टर्म्ड एज यूनिवर्स या विश्व। और क्या है, और द्रव्यों का कभी नाश न होने से विश्व का कभी कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। अब जो जैन वर्ल्ड व्यू है, या ये जैन जैन लोग विश्व के बारे में या यूनिवर्स के बारे में जो एक बात कहते हैं, वो यहाँ पे इसी स्लाइड में आपको हमें समझ में आ जाएगी कि क्या जैनिज्म कहता है, हमारे भगवान ने क्या कहा है, विश्व क्या है। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। अब ये छह द्रव्य क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे क्लास में पहले भी डिस्कस हो चुका है। छह द्रव्यों के नाम क्या क्या हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और एक है काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों को, जो ये छह द्रव्य हैं, जिस जगह पे ये छहों के छहों द्रव्य पाए जाते हैं, जिस स्पेस पॉइंट्स में ये छह द्रव्य पाए जाते हैं, उस स्पेस को, पूरे उस स्पेस को कहते हैं विश्व। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस विश्व का। पहली बात, ये और द्रव्यों का कभी नाश ना होने से, इसका मतलब ये हो गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक द्रव्य का क्या हुआ, द्रव्य कभी, सब्सटेंस कभी भी नाश नहीं, सब्सटेंस का कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। तो ये बात, इसका मतलब क्या है, जब बोलते हैं ना जो फिजिक्स का या आइंस्टीन का नियम है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, है ना। तो मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट उसका टोटली डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। द्रव्य वही चीज है। तो द्रव्य, द्रव्य मतलब वो चीज जो कि एटर्नल है, जिसमें चेंज तो होता है बट उसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, उसका वेट या उसका जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि द्रव्य कभी मिटने नहीं वाला। दूसरा, क्योंकि ये विश्व द्रव्यों के समूह को कहते हैं, इसलिए जब एक सब्सटेंस नहीं मिटेगा, छह सब्सटेंस भी नहीं मिटेंगे, और जब छह सब्सटेंस नहीं मिटेंगे तो उनसे मिलके बनने वाला विश्व भी कभी भी नहीं मिटने वाला। तो सब्सटेंस भी एटर्नल है, जिनका कभी नाश नहीं होने वाला, और इसके कारण से विश्व भी एटर्नल है। तो फिर क्या, सब कुछ एटर्नल है तो चेंजेस कैसे आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हमने बोला ना, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हर चीज हमें मूव होते हुए दिखाई दे रही है, हर चीज बदलते हुए दिखाई दे रही है। आज जो बिल्डिंग नई खड़ी हुई है, कल के दिन देखेंगे तो वही बिल्डिंग 100 साल बाद, 50 साल बाद बहुत पुरानी खंडहर हालत में आ जाती है। तो चेंज कैसे हो रहा है, तो चेंज के बारे में कहा है मात्र पर्याय। पर्याय मतलब क्या, पर्याय मतलब इंग्लिश में उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब अवस्था। अवस्था का मतलब है आज उसकी कंडीशन कुछ और है, उसी सब्सटेंस की कंडीशन कल कुछ और होगी, परसों के दिन कुछ और होगी। केवल उस सब्सटेंस की कंडीशन बदलेगी बट सब्सटेंस नहीं बदलेगा। इसका एक ही लाइन में एक एग्जाम्पल से हम पर्याय को समझेंगे। आगे वैसे आएगा, विश्व के छह द्रव्यों के समूह को द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय, सबकी डेफिनेशन आएगी। पर अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर दूंगा मैं आपको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस अभी हो सकता है हमारे पास पुश्तैनी
सोना हमारे पास हमारे पुरखों ने हम जमा करके रखा था, और हमारी दादी के पास सोना था, और उनके पास सोना ऐसे हार के फॉर्म में था। अब वो हार की डिजाइन पुरानी हो गई, तो हमारी मम्मी ने, जब उनकी शादी हुई और दादी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने उस सोने के उस गहने का को फिर से चेंज करवा के उस हार की जगह पे उनने कंगन बनवा लिए। ठीक है, और फिर मम्मी ने जब अपनी बहू को दिया, तो उनने फिर उसने फिर उस कंगन की जगह पे कुछ और कान के बनवा लिए, या कुछ और फॉर्म में उस गोल्ड को कन्वर्ट कर लिया किसी और ऑर्नामेंट में। तो अब इस एग्जाम्पल में सब्सटेंस है गोल्ड, और बाकी की उसके मॉडिफिकेशन तीन हो गए। पहले वो एक हार के फॉर्म में था, फिर वो कंगन के फॉर्म में आया, फिर कान के झुमके के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है कि आप उसका शेप साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली वो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। उस गोल्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। गोल्ड इज इंडेस्ट्रक्टिबल, बट द ऑर्नामेंट दैट यू आर मेकिंग फ्रॉम दैट गोल्ड कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। यही कॉन्सेप्ट है पूरे विश्व का। विश्व में 6 सब्सटेंसेस हैं, ये 6 सब्सटेंसेस वैसे ही के वैसे रहेंगे, बट चेंज भी होंगे। और वो जो चेंज है, उस चेंज से सब्सटेंस डिस्ट्रक्ट नहीं होता, सब्सटेंस वैसे ही का वैसा बना रहता है। वो चेंज किस में होता है? मॉडिफिकेशंस में होता है। पहले वो सब्सटेंस किसी और फॉर्म में होता है, फिर वो फॉर्म अपना चेंज कर लेता है, दूसरे फॉर्म में होता है, तो पहला खत्म हो जाता है। फिर वो तीसरे फॉर्म में आ जाता है, तो दूसरा खत्म हो जाता है। इस तरीके से फॉर्म्स चेंज होते जाते हैं, हर सेकंड फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं, पर सब्सटेंस इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसी फिलॉसफी को जैनिज्म की कहते हैं विश्व द्रव्य गुण पर्याय से बना हुआ है। विश्व का स्वरूप क्या है? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय इस चैप्टर का भी नाम है, और उसमें हमने पहली डेफिनेशन देखी विश्व की, जो है 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ डिस्कशन पूरे चैप्टर का कर लिया है। एक डेफिनेशन यहाँ से इस स्लाइड से हमें याद रखनी है कि विश्व मतलब क्या? 6 द्रव्यों का समूह। और विश्व कैसा है? इंडेस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि सारे के सारे द्रव्य जो हैं वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल है, उनका भी नाश नहीं होता है। तो जब उनका नाश नहीं होता, एटर्नल होते हैं, तो जो चेंजेस कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? वो सारे के सारे चेंजेस पर्याय में हो रहे हैं। अब पर्याय कहाँ है, क्या है, वो हम आगे देखते हैं। चलो, अब सेकंड डेफिनेशन पे आ गए। हमने पहला देख लिया विश्व की डेफिनेशन, विश्व द्रव्यों के समूह कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, द्रव्य क्या होता है फिर? आपने बताया कि पर्याय, विश्व जो है, सब्सटेंसेस को विश्व कहते हैं, सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन को या एसोसिएशन को विश्व कहते हैं। तो सब्सटेंस क्या है या द्रव्य क्या है? तो उसकी एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अभी ये गुण क्या है आगे आएगा, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। आगे थर्ड डेफिनेशन, अभी इसमें डेप्थ में नहीं गए कि गुणों के समूह को क्या कहते हैं हमें, क्योंकि अभी आपको जब हमने बोला गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है इस स्लाइड से, कि बहुत सारे गुण होंगे, जैसे 100, 200, 500, जिनको कलेक्ट करेंगे और जिनके कलेक्शन का ही नाम द्रव्य है। इतनी बात यहां से समझ में आ रही है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरेट हो जा रहा है कि आपने ये तो बोल दिया कि द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं, पर आप ये तो बताइए कि गुण क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड डेफिनेशन आ जाती है, गुण किसे कहते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन ये है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसको गुण कहते हैं। इसकी आपको इस तरीके से पढ़नी पड़ेगी डेफिनेशन, आगे भी यहाँ पे भी दिया हुआ है अन्य शब्दों में। जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है, उसे गुण कहते हैं। यहां से उसकी जो ऑफिशियल या बुकिश डेफिनेशन है वो क्या है? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, भागों का मतलब है प्रदेशों में, और यहाँ पे बीच में और है क्योंकि ये दोनों चीजें गुणों के अंदर आती हैं, और अवस्थाओं में, अवस्था मतलब पर्याय में रहता है, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अब इस डेफिनेशन से हम गुण को समझेंगे। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया गुण। गुण से बने, मिलके बना द्रव्य, और द्रव्य से मिलके बना विश्व। तो गुण क्या हुआ? गुण मतलब जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, अब जैसे किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी गोल्ड का एग्जांपल लिया था, हम उसी गोल्ड के एग्जांपल से हम समझेंगे, क्योंकि गोल्ड इन इटसेल्फ इज अ
सब्सटेंस। क्यों सब्सटेंस है? क्योंकि जो हमने 6 सब्सटेंसेस जिससे मिलके ये विश्व बन रहा है ना, उसकी बात करी थी। उसमें पहला सब्सटेंस था जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठवां काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इनकी जब और बाकी डेफिनेशंस हम बाद में देखेंगे। पर जो पुद्गल है, पुद्गल मतलब होता है ऑल मैटर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज पुद्गल। तो जैसे हमने बोला सोना, सोना इज एन एलिमेंट, इज अ सब्सटेंस, तो सोना खुद भी एक पुद्गल सब्सटेंस है। अब हम सोने की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने लिया सोना। अब ये सोना आपने बहुत बड़ा एक तरीके से आपके पास सोने की ईंट है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स की ईंट है या 50 ग्राम्स की ईंट है। अब वो आपके पास सोने की ईंट रखी है, उसके बहुत सारे पोर्शंस, उसका डायमेंशन होगा, कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी। उसके पूरे ईंट के हर एक कोने में, भागों में मतलब, जैसे इस जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भागों का मतलब क्या, कि जो आपने सब्सटेंस लिया है, अपने हाथ में रखा है, उसके हर एक पोर्शन में, पूरी लेंथ में, पूरी ब्रेड्थ में, हर एक 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 इंच में, एक एक आयोटा में, और सारी अवस्थाओं में। अवस्थाओं का मतलब क्या है? जैसे उस सोने का आपने हार बनाया था, हार बनाने के बाद उसका कंगन बना दिया, उसके बाद उसका झुमका बना दिया। तो इन सारी अवस्थाओं में या इन सारी पर्यायों में, इन सारे मॉडिफिकेशंस में जो रहता है, उसको गुण कहते हैं। अब आप सोचिए, अभी जो एग्जांपल हमने सोने का लिया, उस सोने की ईंट की बात करें, सोने की ईंट के एक एक कोने की बात करें, और उस ईंट से फिर आपने सोने का कुछ गहना बनाया, जैसे कि आपने पहले हार बनवाया, हार के पूरे हार में, हार के एक एक पोर्शन में, फिर हार से आपने तोड़ के बनवाया। तो जो जो आपने बनवाया, जैसे कंगन बनवाया और जैसे आपने झुमके बनवाए, उन सारी चीजों में क्या चीज कॉमन है? वो जो चीज कॉमन है, हम उसको कहेंगे वो गुण है। किसका गुण है? सोने का गुण है। तो क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? हम्म। क्या चीज कॉमन हो गई? स्वर्णत्व। मतलब क्यों सोने का आभूषण पहना? क्योंकि उसमें सोने की कुछ क्वालिटीज हैं, सोना चमकता है, सोने में एक पीलापन होता है ना, एक शाइन होती है, जो कि किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं मिलती है ना। तो इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि वो जो पीलापन है सोने का, या जो चमक है सोने की, जिसको देख के कोई दूर से देख के कह सकता है अरे ये तो सोना लग रहा है, वो जो क्वालिटी है जिसको आप देख के छू के पहचान सकते हो, वो सारी की सारी क्वालिटी सोने के गुण हैं। और वो गुण क्यों कहा? क्योंकि चाहे सोना किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हार के तरीके से हो, चाहे कंगन के फॉर्म में हो, चाहे झुमके के फॉर्म में हो, वो क्वालिटी उन सब में रहती है। और वो क्वालिटी ऐसा नहीं है कि सोने के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में रहेगी, कि एक झुमके में रहेगी दूसरे में नहीं रहेगी, कि हार के एक पोर्शन में रहेगी दूसरे में नहीं रहेगी, एक कंगन में रहेगी दूसरे में नहीं रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सोने से कुछ बनाया है, तो जो भी आपने आइटम बनाया होगा, उसमें इक्विवेलेंट हर जगह पे वही शाइन, वही लश्कर, वही पीलापन, हर पोर्शन में, हर एक एक आयोटा ऑफ स्पेस, हर जगह पे वही आपको कंडीशंस मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वालिटी, ये जो चीज है, जो उसका गुण है, इसको ही हम द्रव्य का गुण कहते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में, सोने के एग्जाम्पल में हमने बोला सोने का स्वर्णत्व या पीलापन, सोने की चमक, ये दो क्वालिटीज हमने मान ली। ये चमक है और पीलापन है, इससे हम पहचानते हैं कि ये सोना है। और ये दो, चमक और पीलापन, सोने में हर जगह पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को हमने कहा कि ये सोने के गुण हैं। अब यही चीज हम दूसरे द्रव्यों पे अप्लाई करेंगे। तो हर एक द्रव्य जिससे ये मिलके विश्व बनता है, उस द्रव्य के अंदर कई सारे ऐसे गुण होते हैं जो उस द्रव्य की सारी ही सारी, सारे भागों में, सारे पोर्शंस में मिलता है, और सारी अवस्थाओं में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में मिलने वाला है। ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे एट्रीब्यूट कहते हैं उसको इंग्लिश में, और गुण कहते हैं हिंदी में। ऐसी जो और इंग्लिश में क्वालिटीज भी कह सकते हैं हम इसको। तो ऐसी जो क्वालिटीज हैं, ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम गुण कहते हैं। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन, बुकिश जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। अब इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन पे आते हैं। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं?
जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है। जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों में, संपूर्ण हिस्सों में मतलब अभी हम एग्जाम्पल आपको दिमाग में है होगा कि हमने सोने का एग्जाम्पल लिया, सोने से बनने वाले आभूषण, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स का एग्जाम्पल लिया। तो जो सोने के संपूर्ण हिस्सों में, हर एक हिस्से में, हर एक पोर्शन में रहता है, और संपूर्ण हालतों में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी ऑर्नामेंट की अवस्था में हो, जो रहता है उसे एक गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड डेफिनेशन गुण की। अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं ना, और जैन दर्शन में जब तक हम आत्मा की बात नहीं करेंगे या अपनी बात नहीं करेंगे, आत्मा कोई दूसरा नहीं है, जब तक हम अपनी बात नहीं करेंगे, मैं कौन हूं और मैं कैसे दुखी, मैं अभी दुखी और मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, तब तक जैन दर्शन पूरा नहीं होता। जैन दर्शन कहीं से भी बात को, हमारे भगवान कहीं से भी कोई भी बात कहते हैं, तो उसका एक ही मात्र प्रयोजन वीतरागता जानना चाहिए। वीतरागता मतलब क्या, कि आप जो भी समझोगे, चाहे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, वो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रयोजन, उसका पर्पस यही है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो और ये अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और उससे आप मोक्ष की तरफ पढ़ो। ये अल्टीमेट प्रयोजन है, ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम अब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं एक और सब्सटेंस का, द्रव्य का, और वो द्रव्य का नाम क्या है, जीव द्रव्य। जीव को, जीव हम एक पहले ही जब जीव और जीव अजीव चैप्टर पढ़ा था, उस जीव अजीव चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जीव के हम दो या तीन नाम रख सकते हैं। एक तो उसमें से नाम था जीव, एक उसका नाम था आत्मा। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं स्पिरिट, कभी कभी उसको, स्पिरिट तो सही एक्चुअली ट्रांसलेशन नहीं है, बट सोल इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तो सोल, जीव, आत्मा, है ना, ये सारे शब्दों से इसको हम बता सकते हैं। तो जो जीव द्रव्य है, या मैं आत्मा हूं, तो वो जो आत्मा द्रव्य है, वो आत्मा जो द्रव्य है वो कैसा है, उसके अंदर भी बहुत सारे गुण होंगे। ऑब्वियसली हर एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आगे भी स्लाइड्स में एग्जांपल आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया था सोने का, एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं शुगर का, शक्कर। जैसे शक्कर है, तो शक्कर एक सब्सटेंस है इन इटसेल्फ। पर शक्कर, कैसे हमने ये जाना कि शक्कर एक सब्सटेंस है, और हम कैसे एक शक्कर के दाने को नमक के दाने से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, या एक मिश्री के दाने से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, या फिर एक फिटकरी के दाने से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें शक्कर की तरह सफेद दिखने वाली हो सकती हैं। बोरिक पाउडर हो सकता है, या फिर फिटकरी हो सकती है, और भी बहुत बहुत सारी चीजें शक्कर जैसी दिखने वाली हो सकती हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये शक्कर है? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि शक्कर में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो केवल शक्कर में पाई जाती हैं और दूसरे सब्सटेंसेस में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम वो क्वालिटीज को डिटरमाइन करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें वो क्वालिटीज हैं कि नहीं है, तो उनकी टेस्टिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये शुगर है कि नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे कि शक्कर की वो क्वालिटीज क्या है, पहली और बेसिक उसकी क्वालिटी है मीठापन। शक्कर होगी तो ऐसी शक्कर नहीं हो सकती जिसमें मीठापन ना हो। शक्कर की डेफिनेशन, शक्कर कहो या चीनी कहो, चीनी या शक्कर की डेफिनेशन ही यही है कि जिसमें मिठास होती है उसको हम शक्कर कहते हैं, उसको हम चीनी कहते हैं। जिसमें मिठास नहीं है वो चीनी या शक्कर नहीं हो सकती। दूसरा क्या, आजकल जो रिफाइंड शुगर आती है वो हमेशा व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में आती है। तो दूसरी उसकी क्वालिटी हो गई कि वो हमेशा सफेद कलर में ही दिखेगी। अगर पीली कलर की हुई, हरी कलर की हुई, तो वो शक्कर नहीं हो सकती। नीली कलर की हुई या और भी अदर अलग अलग कलर्स की हुई तो वो नहीं हो सकती। तीसरी तीसरी क्वालिटी क्या उसकी, वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर वो गीली हुई, लिक्विड हुई तो नहीं हो सकती है। अगर वो जेली फॉर्म में हुई तो शक्कर नहीं हो सकती है। इस तरीके से हमने डिटरमाइन किया कि ये सारी क्वालिटीज, बेसिकली तीन क्वालिटीज हमने बात करी। एक तो उसमें मिठास होनी चाहिए, एक उसका कलर व्हाइट होना चाहिए, एक तीसरा वो क्रिस्टल फॉर्म में होनी चाहिए। ये तीन क्वालिटीज अगर उसमें होंगी, या तीन क्वालिटीज उसमें होंगी, तो हम कहेंगे ये तीन क्वालिटीज या तीन गुणों के बेसिस पे कि वो शक्कर है। अब ये शक्कर का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, सोने का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। अब हम इसको आत्मा में शिफ्ट करते हैं। तो आत्मा में, जैसे आत्मा का क्या गुण गुण है, ज्ञान एक गुण है। तो ज्ञान आत्मा के, अब ज्ञान को गुण क्यों कहा, क्वालिटी क्यों कहा, जो हमने डेफिनेशन देखी थी गुण की, वो दो क्वालिटी, दो चीजें होनी चाहिए तभी हम उसको गुण कह सकते हैं। पहली क्वालिटी है कि वो उस सब्सटेंस के हर एक पोर्शन में, जिसको हमने कहा था प्रदेश,
हर एक पोर्शन में या हर एक भाग में, हर एक एरिया में पाया जाना चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या थी गुण की? वो हर एक अवस्था में पाया जाना चाहिए, अवस्था या मॉडिफिकेशन में पाया जाना चाहिए। तो क्या हम अब ये चेक करते हैं आत्मा पे। तो आत्मा में ज्ञान गुण है। अब ये गुण, हमने ये बात सही कही कि गलत कही, ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि ये जो ज्ञान नाम का गुण है, वो आपने ज्ञान को गुण कहा ना, तो गुण में दो क्वालिटीज होती है ना, ये वाली दो क्वालिटीज। तो ज्ञान जो है वो क्या आत्मा के समस्त भागों में पाया जाता है? हर जगह पे आत्मा, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। जहां जहां, जैसे इस शरीर में सर के पोर्शन तक, बालों तक, बालों के नीचे तक आत्मा है, तो क्या आत्म ज्ञान है? यहाँ तक ज्ञान है कि नहीं है? डेफिनेटली है। अगर यहाँ पे कोई सुई चुभ रही है तो ज्ञान, उसका सेंसेशन हमें होता है कि नहीं, फीलिंग होती है कि नहीं? इससे पता चलता है कि जहां 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 आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान आत्मा के संपूर्ण भागों में पाया जा रहा है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, हम सारे भारतीय, विदाउट एनी एक्सेप्शन, मे बी पहले होते होंगे लेकिन आज के दिन कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम सारे भारतीय पुनर्जन्म को मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस भव में आने से पहले भी हम कोई किसी पर्याय में थे और मरने के बाद भी कहीं और पैदा होंगे। ठीक है। तो अभी अवस्थाओं में, चलो वो एक क्रूड, और क्रूड एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब ये बच्चा, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा 6 महीने का बच्चा है, उसका शरीर छोटा है, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा भी अभी साइज में छोटी है। शरीर जैसे जैसे ग्रो करेगा आत्मा भी ग्रो करेगी। अब जो बच्चा वो 6 महीने का है, उसमें 6 महीने के बच्चे में भी सेंसेशन है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है। फिर वो बढ़ के बच्चा 6 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया, तब भी उसमें ज्ञान है कि नहीं है? तब भी है। और जब वो बच्चा बच्चा बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, शादी हो गई, तब भी उसमें ज्ञान है। जब वो 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया, तब भी उसमें ज्ञान है। और मरने के पहले पहले तक, जब तक उसका देहावसान ना हो जाए उसके पहले तक उसके अंदर ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि पैदा होने से मरने तक की सारी अवस्थाओं में, सारे टाइम्स में उसके अंदर ज्ञान हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए सेकंड कंडीशन जो थी वो भी फुलफिल हो गई। वो सेकंड कंडीशन क्या थी? समस्त अवस्थाओं में, सारी के सारे मॉडिफिकेशन में, सारी पर्यायों में, सारी पर्यायों में, पर्याय या अवस्था का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल कर सकते हैं, टाइम। तो सारे टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम्स में क्या ज्ञान मौजूद था आत्मा में? हाँ बिल्कुल था। हमने एक एग्जाम्पल से देखा कि बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर का ज्ञान चला जाए। इसका मतलब यह है कि आत्मा जब तक रहेगी तब तक ज्ञान रहेगा। सारे पोर्शंस में रहेगा, मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं, सारी स्पेस पॉइंट्स पे रहेगा, और सारी अवस्थाओं में रहेगा, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। तो गुणों की एक इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन कहें या मॉडर्न फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या कहें तो क्या होगा? दैट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द स्पेस पॉइंट्स एंड ऑल द टाइम पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वालिटी और एट्रीब्यूट। ठीक है। जो सारी सारी स्पेस में, उस सब्सटेंस की सारे स्पेस पॉइंट्स में, सब जगहों पे, और उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे सारे टाइम्स में पाया जाता है, उसको हम उसका गुण कहते हैं। तो आत्मा में ये ज्ञान गुण है, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, हमें खुद ऑब्जर्व हो रहा है, फील हो रहा है। यही चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारे आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने भी यही चीज, इसी चीज को संवेदन किया, इसी चीज को फील किया कि जो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा में ज्ञान नाम का जो गुण है, वो ज्ञान नाम का गुण मेरे अभी हर एक पोर्शन में पाया जा रहा है। सेंसेशन या फीलिंग जो है, वो मेरे को पैरों में कोई कंकड़ चुभ जाए तो भी फीलिंग आती है, सर तक फीलिंग आती है, हाथों में फीलिंग आती है। हर जगह बॉडी का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें हमें फीलिंग ना आती हो, कुछ भी सेंसेशन फील ना होता हो। तो इसलिए सारे स्पेस पॉइंट्स कवर हो गए। और ऐसा कोई टाइम नहीं रहा पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ऐसा नहीं रहने वाला कि जब हमें कोई सेंसेशन या फीलिंग ना हो। इसका मतलब है आत्मा में हमेशा ज्ञान मौजूद रहता है। और ये दोनों क्वालिटीज फुलफिल कर दी ज्ञान ने, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण है। जैसे मिठास शक्कर का गुण है। कंपेयर कीजिए दो एग्जाम्पल जो हमने लिया था शक्कर का। शक्कर का एक गुण था मिठास, जो कंपलसरी था, उसके बिना हम कह ही नहीं सकते कि वो शक्कर है।
वो ऐसा गुण है जिससे हम उस शक्कर को दूसरी चीजों से डिस्टिंग्विश करते हैं। इसी तरीके से ज्ञान आत्मा का एक ऐसा गुण है जिससे हम आत्मा को दूसरे बाकी सारे सब्सटेंसेस से डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर मीठापन नहीं है तो शक्कर नहीं है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है। जहां ज्ञान है वहां आत्मा है ही। वैसे ही जहां मिठास है वहां शक्कर है ही। इस तरीके का एक एग्जाम्पल है शक्कर का जो कि बार बार आगम में आता है। हमारे आचार्यों ने भी शक्कर के एग्जाम्पल को, चीनी के एग्जाम्पल को बार बार लिया और उससे समझाने, चीनी का और सोने का दोनों एग्जाम्पल्स आगम में आते हैं, हमारे ग्रंथों में आते हैं, और उससे हमें समझाने की कोशिश करी। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अप जो इसको कहते हैं कि जो नोन है, नोन से अननोन की तरफ जाना। तो जो चीज हमें पता है, शक्कर का एग्जाम्पल हम बहुत प्रत्यक्ष देखते हैं, या सोने का एग्जाम्पल हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वो हमारे लिए नोन है। और आत्मा क्योंकि हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं करी, कभी फील नहीं करी, वो हमारे लिए अभी तक अननोन रही है। तो अगर हम शक्कर के एग्जाम्पल को समझ लेंगे और उसको सुपर इम्पोज करेंगे, उसको इंटरपोलेट करेंगे, तो हमें अपनी आत्मा भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आत्मा में ज्ञान जैसे कितने गुण हैं? अभी हमने पिछली स्लाइड में एक गुण का डिस्कशन किया, आत्मा नाम का एक सब्सटेंस लिया। उस आत्मा नाम के सब्सटेंस में एक क्वालिटी या एक गुण हमने डिस्कस किया जिसका नाम था ज्ञान। तो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट ये उठता है, क्या किसी सब्सटेंस में केवल एक ही गुण होता है कि मल्टीपल गुण हो सकते हैं? और इसका फिर सेकंड क्वेश्चन ये उठेगा, अब हम आत्मा पर्टिकुलर की बात करें तो क्या आत्मा सब्सटेंस में ज्ञान नाम का एक ही गुण है या बहुत सारे दूसरे गुण भी हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, सोने में हमने दो गुण डिस्कस किए थे, और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं। जैसे आप कभी अगर सिल्वर एंड गोल्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ते हैं बच्चे क्लास 6th और 7th में, तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं कि जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इस तरीके के गुण। इट्स अ गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड इज कैन बी टर्न इनटू शीट्स एंड कैन बी मोल्डेड इनटू वायर्स एक्सेट्रा। और भी पढ़ते हैं कि अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें एक तरफ गर्म करो तो दूसरी तरफ तक गर्म हो जाता है, उसके इस तरफ करंट पास करो तो उस तरफ हो जाता है। इस तरीके से गोल्ड में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इसी तरीके से शक्कर में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो ज्ञान क्यों पीछे रहेगा? ज्ञान भी एक सब्सटेंस है, सॉरी, आत्मा क्यों पीछे रहेगा? आत्मा भी एक सब्सटेंस है जिसमें केवल ज्ञान नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और कितनी है? काउंट में बोला जाए तो अनंत है। दैट मीन्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं, इनफाइनाइट। सॉरी, गलती हो गई मेरे से। अनकाउंटेबल होता है असंख्यात, जिसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन भगवान के ज्ञान में वो उसकी काउंटिंग दिखाई देती है। तीन तीन क्वांटिटीज जैन दर्शन में कहीं, एक है काउंटेबल, सेकंड है अनकाउंटेबल, थर्ड है इनफाइनाइट। हिंदी में कहते हैं संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात संख्याएं अभी हम जो कि जो हम काउंट कर सकते हैं। असंख्यात संख्याएं जो हम काउंट नहीं कर सकते, बट भगवान अपने सर्वज्ञता में, केवल ज्ञान में काउंट कर सकते हैं। और अनंत वो क्वांटिटी है जो कि भगवान के ज्ञान में भी इनफाइनाइट ही है, वो कभी एंड होती ही नहीं है। इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आत्मा में ज्ञान जैसे कितने गुण हैं? आंसर है अनंत। इसका मतलब ये है कि आत्मा में जितने गुण हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हमारे भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, अरहंत भगवान, हमारे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, इनके ज्ञान में भी अगर आप इनसे भी पूछोगे समुद्र शरण में जाके, महावीर भगवान आप कृपया मुझे ये बताइए कि मेरी आत्मा में कितने गुण हैं, तो भगवान ये बोलेंगे कि तुम्हारी आत्मा में अनंत गुण हैं। अनंत क्यों कहा भगवान? क्योंकि अनंत का मतलब ये होता है कि इतनी संख्या है कि मेरे ज्ञान में भी पूरी नहीं आ पा रही है। इतनी बड़ी संख्या, इतने गुण हैं हमारे अंदर। तो ऐसा इसका भाव भाषण अनंत का कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी क्वालिटीज हैं आत्मा के अंदर? अनंत हैं, इनफाइनाइट है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अलग अलग अनंत गुण होते हैं। तो क्या आत्मा में ही केवल इनफाइनाइट क्वालिटीज हैं क्या? नहीं, हर एक सब्सटेंस में, जैसे हमने सोने का उदाहरण लिया, सोने में भी इनफाइनाइट क्वालिटीज हैं। शक्कर का उदाहरण लिया, शक्कर में भी इनफाइनाइट क्वालिटीज हैं। हम सारी क्वालिटीज को ना अपने छोटे से ज्ञान में जान पाते हैं, और हम अपनी उन सारी क्वालिटीज को जो जानते हैं उनको कह भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें लगता नहीं है कि इतनी सारी क्वालिटीज हर एक सब्सटेंस में
होती हैं, पर हर एक सब्सटेंस में इनफाइनाइट क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, इसमें से एक चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा अभी डिस्कशन गुण का कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे, सामान्य और विशेष गुण का। कुछ क्वालिटीज तो कॉमन हो सकती हैं और कुछ क्वालिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है ना। तो जैसे आत्मा है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण हमने जो देखा था, वो ज्ञान नाम का गुण केवल आत्मा में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। तो ज्ञान नाम का गुण विशेष गुण है आत्मा का। वो विशेष गुण होने के कारण किसी दूसरे द्रव्य में, किसी दूसरे सब्सटेंस में नहीं पाया जाता। और वो विशेष गुण ही होते हैं जो कि किसी द्रव्य के आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं। तो ज्ञान काम आएगा क्योंकि वो विशेष गुण है, इसलिए वो काम आएगा आत्मा के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है ना। तो जैसे एक और गुण है आत्मा में, एक गुण है कि अरूपी होने का गुण है। अब अरूपी का मतलब है इट डज नॉट हैव अ शेप, इट डज नॉट हैव साइज, इट डज नॉट हैव वेट। उसका कुछ आकार प्रकार वजन कुछ नहीं है, अदृश्य है, अरूपी है। तो क्या हम आत्मा को अरूपी बोलते हैं? अरूपी उसका एक गुण है, लेकिन क्या अरूपी बोलने से हम आत्मा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि छह द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य, पुद्गल मतलब मैटर सब्सटेंसेस, पुद्गल द्रव्य को छोड़ के बाकी के पांच द्रव्य अरूपी ही हैं। धर्म अधर्म, जीव धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये पांच जो द्रव्य हैं ये अरूपी हैं। इनका भी कोई आकार नहीं है, इनका भी कोई प्रकार नहीं है, इनका भी कोई वजन नहीं है, ये भी कोई जगह नहीं घेरते हैं। इस कारण से, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अरूपी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन सभी में पाया जाता है। अरूपी जो गुण है वो पांच द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए ये सामान्य गुण है, ये आत्मा का विशेष गुण नहीं कह सकते। और जो, क्योंकि ये सामान्य गुण है, इसलिए इसको यूज करके हम आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। केवल अरूपी होने से आत्मा नहीं हो जाता, अरूपी होने से वो धर्म अधर्म आकाश काल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि जहां पे हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जहां गुण सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आत्मा अनंत गुणों का भंडार है? अब बहुत एक भजन है, आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। उसमें है आत्मा अनंत गुणों से का धनी है, अनंत गुण का भंडार है। बोला ऐसा ही जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूं आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, तो अब क्या समझ में आ रहा है इससे? तो दो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जैसे डब्बे में शक्कर। और तीसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे शक्कर में मिठास। तो जैसे आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है, आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे एक डब्बा है और डब्बे के अंदर शक्कर भरी हुई है, तो शक्कर के बहुत सारे हजारों दाने एक डब्बे शक्कर में हैं। तो क्या आत्मा जो द्रव्य है वो डब्बे की तरह है, और जिसके अंदर हमने शक्कर की तरह गुण भर दिए हैं, बहुत सारे गुण अलग 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 पूरे डब्बे में पड़े हुए हैं, क्या इस तरीके से है? क्या एक डब्बे के अंदर जैसे शक्कर भरी जाती है, उस तरीके से द्रव्य के अंदर गुण पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये है। आंसर है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब, ऐसा नहीं है कि गुण जो हैं वो द्रव्य नाम का डब्बा है, उसके अंदर एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण इस तरीके से डाल दिया, जब गुणों से पूरा डब्बा भर गया तो पैक कर दिया और ये लो तुम्हारा द्रव्य। इस तरीके से नहीं है। तो फिर किस तरीके से है? जैसे शक्कर में मिठास, नीचे वाला एग्जाम्पल है ना, जैसे शक्कर में मिठास होती है। अब देखिए, शक्कर का एक बड़ा, आपने बड़ी डिंगली ली, आप मान लीजिए मार्केट से शक्कर लेके आए जिसको तोड़ा नहीं गया, उसके बड़े बड़े, आजकल बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर के बड़े बड़े शुगर ब्लॉक्स आते हैं। वो शक्कर का बड़ा ब्लॉक लेके आए। वो शक्कर का बड़ा ब्लॉक जैसे है, और उस ब्लॉक के हर एक कोने में मिठास पाई जाती है, हर एक कोने में सफेदी पाई जाती है, हर एक कोने में और गुण पाए जाते हैं। इसका नाम है द्रव्य अनंत गुणों का भंडार है। वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का शुगर का क्रिस्टल, उसके अंदर अनंत गुण हो सकते हैं, और वो सारे के सारे गुण अलग अलग स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते। वो सारे के सारे गुण हर एक कोने में, उस क्रिस्टल के हर एक कोने में, सब्सटेंस के हर एक कोने में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बोलें कि आप एक काम करो, बाकी सारे एक गुण हटा लो इसमें से,
ये क्रिस्टल शुगर का क्रिस्टल है, इसमें से मिठास हटा लो, बाकी आप सारी चीजें रहने दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव्य द्रव्य के अंदर गुण इस तरीके से अंदर भरा हुआ है कि वो गुण अलग बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर उस गुण का नाश करने पे उतर आओगे तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, और क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं हो सकता, द्रव्य एटर्नल है, इसका मतलब यह है कि गुण भी एटर्नल है। बात समझ में आई? तो क्या कैसा है? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, डब्बे में भरी हुई शक्कर की तरह क्या गुण भरे हुए हैं द्रव्य के अंदर? नहीं। तो कैसे भरे हुए हैं? जैसे शक्कर के अंदर मिठास भरी हुई है, शक्कर के कोने कोने में, शक्कर के कोने कोने में मिठास है, या मिश्री के कोने, मिश्री समझ लीजिए, मिश्री के कोने कोने में मिठास है, उस प्रकार से द्रव्य के कोने कोने में गुण भरा हुआ है। और एक गुण नहीं, हर जिस कोने में, मान लीजिए एक कोने की बात कर रहे हैं, एक कोने में मिठास भरी है, उसी कोने में सफेदी भी भरी है। दूसरे कोने में मिठास भरी है तो दूसरे कोने में सफेदी भी भरी है। ऐसे एक गुण अकेला नहीं रहता, एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण, अनंत गुण एक ही जगह पे एक साथ रह सकते हैं। ये गुणों का स्वरूप है। ठीक है? तो आत्मा अलग हो और गुण उसमें भरे हों ऐसा नहीं है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? आत्मा अलग हो और गुण उसमें भरे हों ऐसा नहीं है। डब्बे में शक्कर जैसा नहीं है। कैसा है? आत्मा ही, मतलब जैसे शक्कर ही मिठास है, आप कह सकते हो मिठास अलग नहीं, शक्कर अलग नहीं, शक्कर ही मिठास है, मिठास ही शक्कर है। इसी प्रकार से आप इसी चीज को आत्मा में लगाओ, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। बाकी सारे द्रव्यों में लगाओ, द्रव्य ही गुण है, गुण ही द्रव्य है, अलग अलग से कुछ नहीं है। आपने एक द्रव्य से गुण अलग कर दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। जहां गुण होगा वहां द्रव्य होगा। द्रव्य का गुणों के अलावा कोई ऐसा एक्सटर्नल अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे मिठास अलग करने पे शक्कर शक्कर नहीं रहेगी, इसी प्रकार से ज्ञान अलग कर दिया तो आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, और गुण कोई भी अलग कर दिया तो गुण अलग होने के बाद द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा। द्रव्य का टोटल एग्जिस्टेंस ही उसके गुणों में है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। अगर गुण ही नष्ट हो जाता है तो द्रव्य का एग्जिस्टेंस भी नष्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, आत्मा तो गुणमय ही है। आत्मा तो गुणमय ही है, वह तो गुणों का अखंड पिंड है। अब इसमें एक वर्ड नेक्स्ट आ गया। क्या वर्ड आ गया? पहले तो ऊपर वाली बात हम जो पिछले स्लाइड में करी थी वो उसी का कंटिन्यूएशन या उसी का एक तरीके से कंक्लूजन है। आत्मा के लिए कंक्लूजन क्या है? आत्मा तो गुणमय ही है। आत्मा में गुण भरे नहीं है, आत्मा में गुण ऊपर से डाले नहीं है। आत्मा गुणों से ही बना हुआ है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। जहां गुण है उन गुणों के कॉम्बिनेशन को ही आत्मा कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे इनफाइनाइट क्वालिटीज जो आत्मा की है, जहां ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाए जाता है वो आत्मा है, उसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। तो वह तो गुणों का अखंड पिंड है। अखंड है मतलब क्या? इनडिविजिबल। अखंड मतलब क्या? इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो जैसे शक्कर के दाने को आप किसी ने बोला कि शक्कर है, शक्कर में मिठास होती है। तो एक बच्चा था, बच्चा बोला कि नहीं नहीं, शक्कर में मिठास होती है तो मैं तो अब मिठास निकाल के रहूंगा शक्कर से। तो क्या करूंगा मैं उसको कूटूंगा खल्लड़ में, उसको कूटूंगा तो उसका बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। पाउडर हो जाएगा तो उसमें से मिठास निकल जाएगी, बस केवल पाउडर पाउडर रह जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आप कितना भी शक्कर को कूट लो, कितना भी उसका बारीक पाउडर कर लो, उस पाउडर के भी एक एक क्रिस्टल में, एक एक दाने में, एक एक, क्या कहना चाहिए, एक एक छोटे छोटे पार्टिकल में भी अगर आप छूओगे, आप टच करोगे तो आपको मिठास ही मिलेगी। इसका मतलब है आप उसको कितना भी तोड़ो, उसकी मिठास शक्कर से, शक्कर की मिठास शक्कर से अलग नहीं हो सकती। इसी क्वालिटी को कहा अखंड पिंड होना। अखंड पिंड मतलब गुण और द्रव्य को आप अलग अलग जुदा जुदा नहीं कर सकते। तो अखंड पिंड है। आत्मा कैसा है? अखंड पिंड है। किस चीज का अखंड पिंड है? ज्ञान का अखंड पिंड है। मतलब आत्मा के टुकड़े टुकड़े करने की, वैसे तो आत्मा मैटर नहीं है तो आप उसको कूट के अलग अलग दो पार्ट्स में नहीं कर सकते, चार पार्ट्स में नहीं कर सकते। बट इन केस अगर आप मान भी लीजिए कि आत्मा के भी आप छोटे 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 करोड़ों टुकड़े कर दो,
तो हर एक टुकड़े में ज्ञान रहने वाला है। आप आत्मा को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। जब भी हम आत्मा की बात करते हैं, पहले हमने पढ़ लिया कि आत्मा में अनंत गुण है, और जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैंने बता दिया है कि बहुत सारे आत्मा में अनंत गुण हो सकते हैं। आत्मा में एक अरूपी नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का भी है। बट ज्ञान क्योंकि दूसरों में नहीं होता, इसलिए हम आत्मा को आइडेंटिफाई ज्ञान से करते हैं। अरूपी नाम का गुण दूसरे द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए आत्मा का आइडेंटिफाई अरूपी से अरूपी गुण से नहीं हो सकता। इसलिए हम आत्मा को कभी भी डिस्टिंग्विश करने के लिए ज्ञान वर्ड का यूज करते हैं या ज्ञान गुण का यूज करते हैं। केवल ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान और दर्शन वो क्यों है, वो ज्ञान और दर्शन के बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सारे जो गुण हैं वो सिर्फ आत्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्रव्य की अन्य परिभाषा। अभी द्रव्य की एक परिभाषा हमने देखी थी, वो क्या परिभाषा थी? कोई रिपीट करना चाहेगा? द्रव्य की क्या परिभाषा देखी थी? फर्स्ट स्लाइड में ही द्रव्य की एक परिभाषा थी। वो क्या थी द्रव्य की परिभाषा? लॉरेंस भैया, ऋतु भाभी, स्मिता आंटी, सीके जैन अंकल, तरस भैया। जी, मैं बोलता हूँ द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता है। हम्म। और अ, विश्व में मतलब क्या था? भैया पहली डेफिनेशन अपन ने फर्स्ट स्लाइड में ही विश्व पढ़ी थी। द्रव्य किसे विश्व कहते? पहले विश्व, हाँ, छह विश्व किसे द्रव्य कहते हैं? क्षेत्र। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते विश्व हैं। कहते हैं, हाँ जी। फिर द्रव्य किसको कहते हैं? दूसरी स्लाइड जिसमें वो पार्टीशन था, एक वो बनी हुई थी, ट्री बना हुआ था, ट्री छह स्ट्रक्चर था छह कि द्रव्यों के जो समूह द्रव जो गुण जो गुण हाँ, गुणों के समूह को देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, चलिए। हमें इसलिए ये थोड़ा सा क्या कंसेप्चुअल है और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने इसलिए चैप्टर के पहले आपको बोला, ये क्लास होने के बाद भी ये डेफिनेशंस हमें याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, समय सार, द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, सारे के सारे इसी बेसिस पे बने हुए हैं। तो अगर हमें द्रव्य गुण पर्याय क्लियर है, ये पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ना, मोक्ष इसका तत्वार्थ सूत्र का, पहले चैप्टर में द्रव्य गुण पर्याय ही है पूरा। तो द्रव्य किसे कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन विश्व किसे कहते हैं इसकी थी, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण की ये दूसरी डेफिनेशन। ये हमने तीन डेफिनेशन देखी थी। तो द्रव्य की क्या डेफिनेशन देखी थी पहले? सेकंड डेफिनेशन क्या थी द्रव्य की? पहली डेफिनेशन, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जहां पे बहुत सारे गुण एकत्रित हों उसको द्रव्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन द्रव्य की अन्य अन्य परिभाषा क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये भी तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। इसका मतलब क्या? कि अभी पहली डेफिनेशन में ये कहा था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन दे दी, अब इसमें कहा कि केवल गुणों के समूह को नहीं कहते हैं, गुणों और पर्याय रूप द्रव्य होता है। यही द्रव्य की परिभाषा है। मतलब द्रव्य के अंदर अब केवल गुण नहीं रह गए, गुण और पर्याय दो चीज हो गई, दो चीजों से मिलके द्रव्य बनता है, ऐसा कह दिया। ठीक है। अब क्योंकि पर्याय नाम का एक वर्ड आ गया इस डेफिनेशन में द्रव्य की, तो अब पर्याय समझना पड़ेगा। तो पर्याय की डेफिनेशन आती है ना, चौथी डेफिनेशन। पर्याय क्या? पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन, अभी ये वर्ड है परिणमन। परिणमन क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। किसकी हो गई? पर्याय की। पर्याय कहां पढ़ा हमने? पर्याय पिछली स्लाइड में पढ़ा। क्या है पर्याय? गुण और पर्यायवान, द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। ये गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये द्रव्य की डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र में जो है वो है। तो गुण और पर्यायों से मिलकर द्रव्य बनता है। तो गुण किसे कहते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं संपूर्ण भागों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन यहां आ गई।
गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब परिणमन का मतलब होता है चेंज, परिणमन का मतलब होता है परिणाम, परिणाम मतलब द परिणाम मतलब ट्रांजिटरी फेज या मोमेंट्री फेज। कोई भी चीज, जैसे हम अभी हर एक मोमेंट, कहना चाहिए जैसे परिणाम, परिणमन या परिणाम को बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल लिए उसी से समझते हैं। तो जैसे सोने का एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने आपको बोला था सोने को तीन फॉर्म में है। दादी के पास वो सोना हार फॉर्म में था, वो फॉर्म चेंज हो गया, और मम्मी के पास वो जब आया सोना तो उनने कंगन बनवा लिया, और फिर बहू के पास आया तो उसमें से कुंदन बन गए। तो वो जो सोना था वो तो कॉमन था सब्सटेंस, और उसका फॉर्म चेंज हो रहा था। वो फॉर्म के चेंज होने की प्रोसेस को ही परिणमन कहते हैं। एक फॉर्म से दूसरा बनता है, दूसरे फॉर्म से तीसरा फॉर्म बन जाता है। ये जो फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं ये परिणमन है। ठीक है। तो ये जो चेंज है, चेंज इज एटर्नल कहते हैं ना, कि और दुनिया में एक ही चीज संसरण होता है, उसी को संसार कहते हैं। संसार क्या की डेफिनेशन ही कैसे कैसे बनी है? संसरण, जिसमें संसरण पाया जाए उसे संसार कहते हैं। संसरण मतलब कांस्टेंट चेंज। तो डेफिनेशन ही है कि जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसे संसार कहते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो एटर्नल ना हो, पहले हम पढ़ चुके। और दुनिया में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो चेंज नहीं हो रहा हो। दोनों बातें साथ साथ में एग्जिस्ट करती हैं। सब्सटेंस एटर्नल भी है और सब्सटेंस चेंजिंग भी है। कैसे बोला? सब्सटेंस मतलब गोल्ड, सब्सटेंस गोल्ड एटर्नल है, हमेशा गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। पर सब्सटेंस चेंज भी हो रहा है। गोल्ड अभी किसी एक फॉर्म में था, हार के फॉर्म में था, वही कंगन के फॉर्म में आ गया, वही कुंडल के फॉर्म में आ गया। तो क्या हुआ? एक सब्सटेंस कांस्टेंट बने होने पे भी चेंज हो रहा है। कांस्टेंट भी है और चेंजिंग भी है। ये परस्पर विरोधी दिखने वाली चीजें हमें परस्पर ही विरोध तो दिख रहा है कि आप एक बार में उसको एटर्नल भी बोल रहे हो, कांस्टेंट भी बोल रहे हो और चेंजिंग भी बोल रहे हो। बट यही ट्रुथ है, यही सच है ना? यही यही सच है कि हर एक सब्सटेंस एटर्नल भी है और चेंजिंग भी है। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इस डेफिनेशन पे वापस आते हैं। परिणमन का अर्थ मैंने बताया, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म जैसे चेंज हो रहा है उसको हम परिणमन कहते हैं। अतः द्रव्य को गुणों का समुदाय कहने में पर्यायें आ ही जाती हैं। तो पहले जो कहा था डेफिनेशन वो गलत थी क्या? द्रव्य की क्या डेफिनेशन बताई थी? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन गलत है? इसमें हमने पर्याय को इंक्लूड नहीं किया था। दूसरी डेफिनेशन में बोला पर्याय गुणों और पर्यायों से मिलकर द्रव्य बनता है, तो इसमें पर्यायों को इंक्लूड कर लिया। पहली डेफिनेशन में पर्यायों को इंक्लूड नहीं किया था। तो दोनों डेफिनेशन सही हैं। क्यों सही हैं उसका लॉजिक नीचे दिया हुआ है। कि जब हमने ये कहा था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जब गुण वर्ड बोल दिया, गुणों में पर्यायें अपने आप शामिल हो जाती हैं। क्यों शामिल हो जाती हैं? क्योंकि गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। एक गुण है, वो गुण जैसे आत्मा का गुण है ज्ञान। ठीक ठीक है। अब वो ज्ञान गुण ज्ञान ही रहेगा, लेकिन वो गुण की पर्याय, पर्याय मतलब क्या? अभी ज्ञान इस समय पे इस क्लास में एंगेज्ड है हमारा, तो हम इस क्लास में, हमारे ज्ञान में इस क्लास के बारे में चीजें, जिनवाणी की चीज आ रही है। जैसे ही क्लास खत्म होगी हम किसी दूसरी एक्टिविटी में लग जाएंगे, मे बी हम टीवी देख रहे हैं। तो जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान दूसरे रूप परिणमित हो जाएगा। तो ज्ञान का क्या हुआ? परिणमन हो गया, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अभी ज्ञान कुछ और कर रहा था, थोड़ी देर बाद ज्ञान कुछ और करने लगेगा, फिर कुछ और करने लगेगा। इस तरीके से ज्ञान में ज्ञान ज्ञान बने होने के बाद भी ज्ञान कॉन्स्टेंटली हर एक मोमेंट में चेंज हो रहा है। यही ज्ञान नाम का गुण, और ये जो कांस्टेंट चेंजिंग है ये उनकी उसकी पर्याय है। हर एक मोमेंट में ज्ञान अपनी, अभी थोड़ी देर पहले हम द्रव्य की डेफिनेशन में थे तो ज्ञान द्रव्य पे था, फिर गुण की डेफिनेशन में आए तो ज्ञान स्विच होके गुण पे आ गया, फिर पर्याय की डेफिनेशन पे आए तो ज्ञान स्विच होके पर्याय की डेफिनेशन सुनने लगा। तो ज्ञान हर एक मोमेंट अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है। ये ज्ञान का परिणमन है, ये ज्ञान की पर्याय है। तो जब हमने ज्ञान गुण की बात करी, तो कोई भी गुण बिना पर्याय बदले नहीं रहता। जैसे हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान कॉन्स्टेंटली ऐसा होगा ही नहीं कि ज्ञान हर समय अपने ऑब्जेक्ट को या अपने आप को चेंज ना करे। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए जब हम गुण की बात करते हैं
तो ये उसके अंदर मान लेना चाहिए कि पर्याय इंक्लूडेड है। जैसे ज्ञान बोला तो ज्ञान और ज्ञान का चेंजिंग फॉर्म वो ज्ञान में ही आ गया। इसलिए जब हम आत्मा की बात करेंगे और आत्मा से बोलेंगे कि ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, तो आत्मा में ज्ञान है बोलने से क्या बात हमें समझनी चाहिए? आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान की पर्यायें हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्यायें आत्मा ज्ञान से अलग नहीं की जा सकती। ज्ञान की पर्याय या ज्ञान का परिणमन कंटिन्यूअसली, ज्ञान का जो चेंज है वो ज्ञान बोलने में अपने आप इंक्लूड हो जाता है। आज का टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल हो सकता है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट है इजी। आप अगर कोई भी चीज में आपको डाउट हो, आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में, या मुझे भी क्लास के बाद पूछ सकते हो। एक बार अगर आपको लगे डिफिकल्ट और लग रहा है तो आप इस लेक्चर को, रिकॉर्डिंग को आप लेक्चर होने के बाद भी सुन सकते हो। बस थोड़ी एक दो स्लाइड्स और लेके फिर इस क्लास को अभी यहीं पे एंड करेंगे। गुणों के, अच्छा, गुणों के प्रकार। अब ये यहाँ पे पर्यायों की डेफिनेशन पूरी हो गई। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय मतलब चेंज, पर्याय मतलब मॉडिफिकेशन, पर्याय मतलब फॉर्म का चेंज होना। एक फॉर्म था, दूसरा फॉर्म हो गया, तीसरा फॉर्म हो गया, उसको पर्याय कहा। परिणमन को पर्याय कहा, चेंज को पर्याय कहा। ठीक है, अब गुणों के प्रकार ये पहले हमने देख लिया था। हर गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण कौन से होते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं। सामान्य गुण मतलब वो गुण जो सारे के सारे द्रव्यों में पाए जाते हैं। कॉमन टू ऑल सिक्स सब्सटेंसेस, छह सब्सटेंस कही ना जैन दर्शन में, उन छह सब्सटेंस में जो गुण पाए जाते हैं कॉमन है, उनको सामान्य गुण का। और विशेष गुण क्या? जो अपने अपने द्रव्य में रहते हैं। ऐसे कुछ गुण होते हैं, जैसे ज्ञान का एग्जाम्पल लिया था कि केवल आत्मा में पाया जाता है, जीव में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं। तो वो जो ज्ञान गुण है वो विशेष गुण हो गया। अब सामान्य गुण क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब सामान्य गुण कितने हैं? अनेक हैं, पर उनमें छह मुख्य हैं। वैसे तो अनंत गुण है। अनंत गुणों में से सामान्य और विशेष दो पार्ट, दो बाइफरकेशन किया या क्लासिफिकेशन किया। सामान्य गुण की बात करी तो सामान्य गुण वो गुण है जो सारे सारे द्रव्यों में पाए जाते हैं। वो कितने हैं? वो भी बहुत सारे हैं, बट उन बहुत सारे गुणों में से भी छह मुख्य हैं, सिक्स। वो कौन छह हैं? ये उनके नाम हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व और प्रमेयत्व। इनका इनकी इनकी इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या गुण हैं, इनकी क्या, इनका क्या मतलब है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी की क्लास, अभी आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति के बाद आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावै सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग।